नमस्कार प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत में से आवर पास्ट में से पहला पाठ जिसका नाम है हाउ व्हेन एंड वेयर। और इसमें हमने ये जाना था कि तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं और क्या इतिहास सिर्फ तारीखों में ही समझा जा सकता है। तो हमने ये माना कि ये गलत है और ये चित्र हमने देखा था। वॉरेन हेस्टिंग्सन भारत के पहले गवर्नर जनरल ब्रिटिश थे। और हमने ये भी जाना कि जो एक अर्थशास्त्री रहे हैं स्कॉटलैंड के, उन्होंने 1817 में जो पुस्तक लिखी अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, उसमें भारतीय इतिहास को उसने 3 कालखंडों में बांट दिया, जिसमें हमें थोड़ी समस्या लगी। उसने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इस तरह के 3 कालखंडों में बांटा। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि उसकी राय और उस वक्त जो आम राय इन ब्रिटिश और यूरोपियन इतिहासकारों में थी वो ऐसी क्यों थी। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक है। अंग्रेज हमेशा से अपने आप को बहुत ही सुपीरियर मानते थे, अपने आप को पृष्ठ मानते थे। वो समझते थे कि हम सभ्य हैं, बाकी दुनिया सारी असभ्य है। जबकि ये बहुत ही आज के समय में हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही गलत अवधारणा थी। क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुस्लिम का दौर कहा जा सकता है, जैसे उसने बांटा हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में? क्या ऐसे बोल सकते हैं? क्या इन सारे दौरों में केवल कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? आप खुद से सवाल जवाब करिएगा। जब हिंदू राजा थे तो क्या मुसलमान देश में नहीं थे? या जब मुसलमान राजा थे तो क्या हिंदू या अन्य धर्मों के लोग देश में नहीं थे? तो आप किसी कालखंड को सिर्फ हिंदू कालखंड कह देना या सिर्फ मुसलमान कालखंड कह देना बिल्कुल ही गलत है। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर जो भारतीय इतिहासकार थे, उन्होंने भारत को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटा। हालांकि ये काफी हद तक तर्कसंगत लगता है। इतिहास के इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई है। पश्चिम में आधुनिक काल में, अच्छा आधुनिक काल किसको बोलेंगे? जिसमें विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति, समानता जैसी आधुनिक विचार आ जाएं। परंतु भारत में ये आधुनिक शब्द, अगर हम ब्रिटेन से आया है तो ब्रिटेन के आधुनिक शब्द पर अभी तक खरा नहीं उतरता रहा, क्योंकि जिसको वो आधुनिक काल बोलते हैं उसमें ना तो लोकतंत्र पूरी तरह से स्थापित हुआ था, ना सबको समानता का अधिकार मिला था। तो हम ये नहीं बोल सकते कि हम इन 3 कालखंडों में बांटकर भारतीय इतिहास को समझ सकते हैं। परंतु ये वाला तरीका इतिहास को समझने का जेम्स मिल के तरीके से कहीं बेहतर है। हम बार बार एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, उपनिवेश, कि भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। उपनिवेशिक होता क्या है? इस किताब में हम पढ़ेंगे किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। इस किताब में हम पढ़ेंगे, हम देखेंगे किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था पर व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया, मतलब टैक्सेस। अंग्रेजों ने भारत के ऊपर राज किया और इस राज में उन्होंने क्या किया? हम पर टैक्सेस लगाए, भारतीय लोगों पर टैक्स लगाए। आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ के मूल्य, मान्यताओं, पसंद नापसंद, रीति रिवाज, तौर तरीकों में कई बदलाव आए। अंग्रेजों के आने के बाद ही हमारे खान पीन, रहन सहन और पहनावे के तरीकों में परिवर्तन आया है। तो अंग्रेजों के आने से, मतलब उपनिवेश जब भारत ब्रिटेन का बना, तो उसके कुछ सकारात्मक प्रभाव भी पड़े, परंतु नकारात्मक प्रभाव बहुत अधिक पड़े, क्योंकि भारत का जो अपना घरेलू उद्योग था वो सारा का सारा अंग्रेजों ने खत्म कर डाला था। हम किस तरह जानते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि हमें पुरानी जानकारियां मिलती कैसे हैं। भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते थे? उस वक्त ना तो प्रिंट मीडिया था, ना लैपटॉप थे, ना इंटरनेट था। तो किस तरह से चीज़ों को लिखा जाता था, रखा जाता था? तो बच्चों, प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेजों ने जो भी रिकॉर्ड रखे, चाहे वो निर्देश थे, योजना थी, नीतिगत फैसले थे, सहमति थी या कोई जांच थी, उसको साफ साफ लिखना उस वक्त जरूरी हुआ करता था। और उन पर अगर कोई वाद विवाद होता था उसको भी वो रिकॉर्ड में रखते थे। तो इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी, प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। ये अंग्रेजों की देन थी। अंग्रेज यहाँ पे आए तो उन्होंने इस तरह का
सिस्टम बनाया जिससे हमें इतिहास के बारे में जानकारियाँ मिली। परंतु अंग्रेजों के आने का एक नुकसान ये हुआ कि उन्होंने भारत के पुराने इतिहास और पुराने साहित्य को बहुत अधिक शोषित किया। अंग्रेजों को ये भी लगता था कि इन अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है, तो उन्होंने इसके लिए क्या किए, तहसील के दफ्तर, कलेक्टर, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे और महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए। मतलब अब ये अगर आपसे पूछ ले कि अभिलेखागार क्या होते हैं, आर्काइव्स क्या होती हैं, तो ये ऐसी प्लेसेस होती हैं, दे आर द प्लेसेस वेयर द रिकॉर्ड इज केप्ट बाय द कंसर्न्ड ऑफिस, जहाँ पे अपना रिकॉर्ड को रखते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों, विज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। तो उससे हमें नॉलेज होती है कि किस तरह का पत्राचार होता था, क्या मुद्दे थे और किन नीतियों पे बात होती थी, किस तरह की योजनाएं थीं। तो ये जानकारियां हमें अभिलेखागारों से मिलती हैं। अच्छा, अभिलेखागारों के लिए ये चीज़ें लिखता कौन था, ये भी जीके का क्वेश्चन। खुशनवीसी के माहिर लोग लिखते थे। खुशनवीसी मतलब हैंड राइटिंग, और ये वो लोग होते थे जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते थे। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक भी फैलने लगी और उसके बाद इस तकनीक से क्या होने लगा, सरकारी विभाग की कार्रवाइयों के उसकी अनेक कॉपीज बनने लगी। यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में इस तरह की इतनी बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई गई है जहाँ पे रिकॉर्ड्स रखे जाएं। प्यारे बच्चों, अंग्रेज सर्वेक्षणों पे बड़ा जोर देते थे। सर्वेक्षण मतलब सर्वे करना कि समाज में किस तरह की चीज़ें चलनी चाहिए। तो इस तरह का सर्वे ये अंग्रेजों की देन है। वो ये लेके आए कि हम सर्वे कैसे करें और हर नया काम करने से पहले सर्वेक्षण किया जाए। उपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया। अंग्रेजों का यह विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह से शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से समझना जरूरी है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए गए। गाँव में राजस्व सर्वेक्षण करवाए गए और धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधों, जीव जंतु, स्थानीय इतिहास और फसलों के बारे में पता लगाया गया। ये सारा कहाँ से पता चला? सर्वेक्षण से। आपने देखा होगा आजकल भी केवल घरों में लोग आते हैं जो आपसे अनेक जानकारियां लेते हैं। सरकारी कर्मचारी होते हैं, जनगणना होती है हर 10 साल बाद, तो जानकारियां लेते हैं। तो इस तरह ये अंग्रेज़ भी ये काम करते थे। स्थानीय जीव जंतुओं की जानकारी ले ली, मिट्टी की गुणवत्ता की ले ली, पेड़ पौधों की ले ली। तो इससे उन्हें उस समाज के बारे में बेहतरीन जानकारी मिलती थी और वो उस हिसाब से अपनी अगली प्लानिंग करते थे। जैसे यहाँ एग्जाम्पल भी आ गया कि जनगणना के जरिए 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। ये जो जनगणना अभी होती है ये 19वीं सदी के एंड से ही चली हुई है। इससे क्या फ़ायदा होता है? भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, जाति, इलाके, व्यवसाय, उनकी एजुकेशन, उनके फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में हमें नॉलेज मिलती है और इससे अगली प्लानिंग करना आसान होता है। इसके अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातत्व सर्वेक्षण, मानव शास्त्र सर्वेक्षण, इस तरह के सर्वेक्षण भी करवाए जाते थे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। कार्यपत्र को हल करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।